क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। कैसे, कब और कहाँ। लास्ट ईयर की जो एनसीईआरटी थी 7th क्लास की, उसमें हमने लगभग 700 से लेकर 1750 तक का यानी 1000 वर्षों का पढ़ा था, जिसे मध्यकालीन इतिहास के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि पहले दिल्ली सल्तनत के इर्द गिर्द वो इतिहास था मेनली, तो उसके बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद का, जिसे आधुनिक काल भी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह जब भारतीय उपमहाद्वीप पे ब्रिटिश शासन हो गया था, कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों को सस्ती कीमत पे ख़रीदा और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई। और इन सब कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए और किस तरह ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की जो मूल्य मान्यताएं थी, पसंद नापसंद थी, रीति रिवाज थे, तौर तरीके से थे, क्या वो उनमें कैसे बदलाव आया, और कैसे यूरोपियन शक्ति जो और भी थी, पुर्तगाली है, डच है, फ्रांसीसी है, उनमें से जो ब्रिटिश जो ये लोग थे, यही क्यों शासन करने में सफल हो पाए, ये सब इस साल की एनसीईआरटी में हम पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट जो इसमें टॉपिक है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो एक टाइम था कि जो इतिहासकार लिखा करते थे, वो तारीखों के इर्द गिर्द लिखा करते थे कि भाई कोई राजा कब बना, कब राजा की मृत्यु हुई, किस वर्ष को राजकुमार है उसे ताज पहनाया गया। तो ये एक प्रश्न यहाँ आता है कि इतिहास के बारे में ये धारणा सही है क्या, जो हम इसे तारीखों के इर्द गिर्द ही मतलब महत्वपूर्ण मान लेते हैं। तो ऐसा है कि ये अगर कोई इतिहास है वो राज इतिहास के तौर पे लिखा जा रहा है, यानी जो भी शासन करता है, फिर वो चाहे पहले राजा रहे हों, बाद में जो ब्रिटिश शासक रहे हों, अगर इनके इर्द गिर्द लिखोगे तो इनसे जुड़ी हुई जो हर घटना है या ये जो भी कोई डिसीज़न ले रहे हैं, तो वहाँ पे तारीखें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कि एक तो यही ये दे रखा है कि एक समय जो इतिहासकार थे वो युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास मानते थे। तो जो इतिहास होता था ये राजा महाराजा और उनकी नीतियों के विषय में होता था। तो इसमें क्या होता है, इस तरह की घटनाओं के लिए एक विशेष तिथि बताई जा सकती है, जैसे कब कोई राजा बना, ये सब। तो इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। लेकिन क्या होता है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के विषय में ही होता है कि अलग अलग समय पे क्या बदलाव आए, कि अतीत में चीज़ें कैसी थी और अब उनमें क्या बदलाव आ गया। तो जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रखा है कि जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में चाय या कॉफ़ी है, उसका पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा, रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा, अतीतों में जब अखबारों का चलन नहीं था तब लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो इसके लिए आप एक निश्चित तिथि नहीं बना सकते कि एक दिन था जब अचानक सभी भारतीयों ने चाय पीना शुरू कर दिया होगा, या अचानक से जो रेलवे का जाल है वो बिछ गया होगा। एक पर्टिकुलर तारीख नहीं बता सकते हम इसके लिए, एक लंबी अवधि बता सकते हैं कि हाँ इस अवधि के दौरान ये बदलाव आया, यानी आप एक निश्चित तारीख नहीं बता सकते हो। तो इससे क्या हुआ कि जो अब इतिहासकार हैं वो तारीखों से इतर दूसरे नज़रिए से भी इतिहास को देखने लगे हैं, समझने लगे हैं और उसे फिर लिखने लगे हैं। अब वो ये ध्यान देते हैं कि जैसे उनकी कोशिश ये रहती है, उत्सुकता रहती है कि अतीत में आम जनजीवन कैसा था, सामान्य जन कैसे अपनी आजीविका चलाता था, शहरों व बाज़ारों का निर्माण कैसे हुआ है, किन किन राजाओं ने अपनी रियासतों साम्राज्यों का विस्तार किया है और किस तरह कुछ राजाओं के राज्य समाप्त हो गए, किस प्रकार धीरे धीरे भारतीय संस्कृति व समाज में बदलाव आ पाया है। इतिहासकार अब ये जानने का प्रयास करते हैं तारीखों से इतर। हालांकि उनकी भी एक महत्वता है, लेकिन अब दूसरी तरीके से भी इतिहास को जानने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, तो जो पहले देखिए मैं बता दूं, जो रॉबर्ट क्लाइव था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है और इंडिया का पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक था। जो रॉबर्ट क्लाइव था वो जब भारत आया तो उसने ये महसूस करा कि भाई भारत का नक्शा तैयार करने की आवश्यकता उसने महसूस करी कि हमें जिस भी देश पे शासन करना है हमें उसको जानना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए उसने नक्शा बनाने का काम जेम्स रेनेल को सौंपा। तो जो रेनेल जो है, इसमें आप यहाँ एक चित्र देखिए, इसमें जो एक ब्रिटानिया है, सबसे पहले एक शब्द आया ब्रिटेनिया। तो ब्रिटेनिया एक जो है ब्रिटिश सत्ता की पहचान का एक प्रतीक थी
18वीं से 19वीं शताब्दी में एक ये प्रतीक चिन्ह था। इसमें क्या है, एक मजबूत राजसी व्यक्ति के रूप में से चित्रित किया जाता था इस प्रतीक को, और ये ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति व ताकत का प्रतिनिधित्व करता था, पहचान था ब्रिटिश शासन की। तो इसमें बता रखा है कि जो इस चित्र को आप देखिए कि एक ब्राह्मण है, वो स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ये ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, जैसे वो उससे आग्रह कर रहे हो कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आप आइए। ये देखिए एक तरह का हम प्रोपागेंडा भी मान सकते हैं कि वो जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा पिछली एनसीईआरटी में कि आपके नैतिक उस पर वो चोट करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हम आप पे शासन नहीं कर रहे, बल्कि आपको ज़रूरत है इसलिए हम आप पे शासन कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद का एक प्रतीक है ये पूरा डायग्राम। उपनिवेशवाद, उपनिवेशीकरण क्या होता है वो इसी चैप्टर में आगे आएगा। फिर यहाँ दूसरा एक डायग्राम दे रखा है लिप्टन टी जो है। देखिए जो ब्रिटिश जो शासक थे वो मूलतः व्यापारी ही थे। बाद में वहाँ के जो राज सत्ता यहाँ पे शासन हुआ था। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही शासन की शुरुआत करी थी। तो वो अपने उत्पाद, कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी, तो वो अपने उत्पाद बेचती थी। तो देखिए इसमें एक लिप्टन टी का बता रखा है कि जब 1922 में ये विज्ञापन तैयार किया गया है लिप्टन टी का, इसमें बता रखा है जो महारानी विक्टोरिया रही होंगी उस टाइम पे, उनके पुत्र हैं राजकुमार आर्थर, उन्हें घोड़े पे दिखाया गया है। पीछे शाही महल भारत का एक उसका प्रतिबिंब दिखाया गया है। कहने का ये मतलब है, ये बताना चाह रहे हैं कि जो शाही लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग, वो इसी ब्रांड की चाय पीते हैं। तो इस तरीके से लोगों के दिमाग में ये डाला जाता है और फिर धीरे धीरे उस उत्पाद को लोकप्रिय बनाया जाता है। फिर है कि दूसरा टॉपिक आता है कि कौन सी तारीखें, कि ये कैसे पता चले कि ये तारीख महत्वपूर्ण है या ये तारीख महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए कि कोई भी तारीख महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि आपकी विषय वस्तु क्या है। आप जो इतिहास लिख रहे हैं, आपकी विषय वस्तु से संबंधित अगर कोई महत्वपूर्ण घटना उस दिन घट रही है तो वो घटना आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगी, और विषय वस्तु बदलते ही दूसरी जो तारीखें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मान लीजिए आप युद्ध से संबंधित आप अपना इतिहास देखना चाह रहे हैं, तो उस समय जो भी युद्ध हुआ होगा वो तारीखें महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अगर आप किसी और विषय वस्तु को बदलेंगे, परिवर्तित कर देंगे, तो वो दूसरी तारीखें महत्वपूर्ण हो जाएंगी। फिर क्या हुआ है कि जो भारत में जो भी ब्रिटिश इतिहासकार हुए, जिस तरीके से हमने पहले देखा, जो सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के जो राजा हुए या मुग़ल शासक हुए, ये अपना इतिहास लिखवाते थे। तो उसी तरह जो ब्रिटिश शासक थे वो भी अपना इतिहास लिखवाते थे। और देखो एक बायसनेस हमेशा रहती ही है। कोई भी अपने जो ये इतिहासकार हैं, ये इन्हें अनबायस्ड नहीं हो सकते। ये अपने शासन को ही ये सही बताएंगे हमेशा। तो ये जो ब्रिटिश इतिहासकार हुए, ये क्या करते थे, जो भी गवर्नर जनरल आते थे उनके शासनकालों के मद्देनज़र ही ये इतिहास लिखा करते थे। तो इसमें होता क्या था कि सारी जो तारीखें हैं उनका महत्व इन अधिकारियों, इनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। फिर अलग अलग आए, जैसे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स आए, और लॉर्ड हेस्टिंग्स, वेलेजली, विलियम बेंटिंग, डलहौजी, ये सब बता रखे हैं जो आगे आप चैप्टर्स में हम देखेंगे। फिर एक प्रश्न आता है कि हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। तारीख की बात बता दी भाई, कोई पर्टिकुलर घटना, और चाय वाले एग्जाम्पल से बता दिया, या रेलवे का कि भाई एक अवधि के दौरान वो बदलाव आता है, तो वो उन अवधियों को भी आप कैसे डिसाइड करते हैं वो बता रखा है। तो देखिए इसमें बता रखा है जो प्राय जो इतिहास है ना, उसे अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर कालखंड में कुछ सामंजस्य रहे, और हर जो कालखंड जिसमें हमने बांटा है, जितने भी पार्ट्स में हम इतिहास को बांटते हैं, उस हर एक दौर की विशेषताओं, केंद्रीय तत्वों को हम जानने समझने का प्रयास करें, इसलिए इतिहास को बांटा जाता है। तो 1817 में जो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री व राजनीतिक दार्शनिक हुए जेम्स मिल, इन्होंने क्या करा, एक 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के इतिहास को इन्होंने हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बांट दिया। ये इन्होंने भारत का इतिहास इन्होंने लिखा धर्म के आधार पर, भाई हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश भाई शासन करता रहे हैं इनके अनुसार। तो सबसे बड़ी बात, ये इतिहास को इस तरीके से धर्म के आधार पर बांटने में समस्याएं क्या हैं। देखिए पहले तो आप
फर्स्ट जो रीज़न है ये गलत इसलिए है कि आप धार्मिक आधार पर विभाजन कर रहे हो। धार्मिक आधार पर विभाजन करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हो। दूसरा कारण है इतिहास की जो सतत प्रक्रिया है उसे आप नज़रअंदाज कर रहे हो। इतने वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं आप उनको सिर्फ नेगलेक्ट करके एक सिर्फ धर्म को आपने आधार बना दिया। तीसरा, धर्म के आधार पर बांटना कहीं ना कहीं आपके औपनिवेशिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दे रहा है, आपका नज़रिया बता रहा है। इसमें ये समस्याएं हैं। ऐसा क्यों था? क्योंकि देखिए जो जेम्स मिल था, देखिए ब्रिटिश जो शासक रहे हैं अब उनमें एक तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने का दंभ था, हमेशा से ही था। तो वो उन्हें ऐसा लगता था, और जेम्स मिल भी कोई अपवाद नहीं था। उसके अनुसार भी जो सारा जो एशियाई समाज है वो सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। उसके अनुसार भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का ही शासन रहा। धार्मिक बैर, जातिगत बंधन व अंधविश्वास व्याप्त था। तो जेम्स मिल की जो राय थी वो ऐसी थी कि भारत वो सभ्यता की राह पर केवल ब्रिटिश शासन ही ले जा सकता है, और इसके लिए भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानूनों को लागू कर लेना चाहिए, और उसके अनुसार भारत के सारे भूभाग पे कब्जा किया जाना चाहिए। तो इतिहास की जो धारणा है ये अंग्रेजी शासन को प्रगति और सभ्यता का प्रतीक मानती है कि भाई जो हैं वो हम ही हैं। फिर बाद में जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा जो भारतीय जो इतिहास है उसे प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में भी बांटा गया। तो इस तरीके से बांटने की भी कुछ समस्याएं हैं। देखिए वो क्या है कि जो इतिहास है वो इन कालखंडों में बांटने की जो समझ है यह भी पश्चिम से ही आई है, क्योंकि पश्चिम में आधुनिक काल जो था उनका, उनसे विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता था। तो चूँकि आधुनिक काल में अब वे शासन करता है तो वो वही भारतीय उपमहाद्वीप को प्रगति की राह पर ले जा सकते हैं। वही मध्यकालीन समाज में, इनके अनुसार मध्यकालीन समाज में आधुनिक समाज की ये विशेषताएं विद्यमान नहीं थी, क्योंकि यूरोप में तो अंधकार का युग था पूरा। आप अगर मध्यकाल देखें तो उन्हें यही लगता था कि सब जगह यही है, और आधुनिक समाज ही जो है वो मुक्ति और समानता का प्रतीक है। तो इसलिए ये जो समझ है इतिहास को बांटने की, प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक कालीन, ये भी कहीं ना कहीं उनके समझ से आई है। तो अंग्रेजों द्वारा इतिहास की जो अवधारणाएं हैं इससे हम सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि अंग्रेजों का शासन भी कोई आर्थिक विकास और प्रगति का दौर नहीं था। आधुनिक आप से नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों के पास उस समय कोई समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, बल्कि भेदभाव ज़्यादा ही था। तो अब जो है बहुत सारे इतिहासकार जो हैं वो इस शासन जो है ब्रिटिश शासन का जो दौर रहा है 18वीं शताब्दी से लेकर ये जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, इस युग को अब वो औपनिवेशिक युग कहते हैं, कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। देखिए सबसे पहले कि औपनिवेशीकरण क्या है, कॉलोनाइजेशन होता क्या है। तो देखिए जब कोई एक देश दूसरे देश पर शासन करता है तो वो शासन के द्वारा वहाँ के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव ले आए। तो ये जो प्रक्रिया है ये औपनिवेशीकरण कहलाती है। कैसे? देखिए मतलब आप जैसे चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि वो अपने हिसाब से वहाँ की अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उस देश के जो संसाधन रिसोर्सेज हैं उसका वो यूज़ करते हैं, वहाँ की राजनीति आपके अकॉर्डिंग चलती है। तो ये जो सब है ये सब औपनिवेशीकरण ही कहलाता है। फिर यहाँ पर आता है कि हम किस तरीके से जानते हैं, जो ये हम इतिहास जो लिख रहे हैं, हम ये जो बात कर रहे हैं इसकी वहाँ ये हुआ था, इस तरीके से इन लोगों ने ये लिखा, ये इन सब का हमारा स्रोत क्या है। तो देखिए जो भारतीय इतिहास का जो 250 साल का जो इतिहास है, इसे लिखने के लिए इतिहासकार जो स्रोत इस्तेमाल करते हैं देखिए दो हैं। एक तो जो अंग्रेजी शासन के दौरान जो सरकारी रिकॉर्ड्स इन्होंने तैयार करे, दूसरा जो अभिलेख व जो संग्रहालय जैसे जो संस्थान थे, अभिलेखागार व संग्रहालय, इन संस्थानों से जो भी हमें जानकारी मिलती है। दो तरह के हैं, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड्स व अभिलेखों व संग्रहालय जैसे संस्थानों से। तो यहाँ है कि प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। देखिए कोई भी उतना बुरा नहीं होता जितना उसे बताया जाता है, और तो अंग्रेजों में भी कुछ अच्छी बातें थी। तो ये था कि अंग्रेज हर चीज़ को लिखना बड़ा महत्वपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार प्रत्येक निर्देश, प्रत्येक योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने से वे बाद में चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं, उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता है। तो ये जो समझदारी थी अंग्रेजों की, इसके चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित
शासन की संस्कृति का विकास हुआ और जो तमाम अहम दस्तावेज थे और पत्रों, इनको संभालने हेतु अंग्रेज़ों ने शासकीय संस्थानों में, मतलब हर गवर्नमेंट ऑफिसेज में इन्होंने अभिलेख कक्ष बनवा दिए, रिकॉर्ड रूम्स बनवा दिए कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए इन्होंने अभिलेखागार भी बनवा दिए और संग्रहालय जैसे संस्थानों की इन्होंने स्थापना करी। ये बड़ा महत्वपूर्ण मानते थे दस्तावेजों को संभाल के रखना, उसकी टाइमलाइन डिसाइड करना, तो ये अच्छी बात है इनके लिए। और इसके लिए इन्होंने अभिलेखागार भी बनाए। तो जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है, आर्काइव्स है, जो 1920 के दशक में बनाया गया है। और आप इनके लिए दस्तावेजों को संभालना कितना महत्वपूर्ण था, आप ये इस बात से जान सकते हैं कि जब नई दिल्ली का जो निर्माण हुआ, जब वो पॉपुलर हुई, तो वहाँ पे जो वायसराय का जो निवास स्थान था, उसके समीप ही इन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार बनवाए हैं। फिर है कि सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। देखिए, ब्रिटिश शासन पढ़ रहे हैं तो हम उनके तौर तरीके पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से उनके लिए क्या चीज़ें महत्व थी। तो पहले हमने पढ़ लिया कि भाई वो दस्तावेजों को सुरक्षित और संरक्षित रखना बड़ा महत्वपूर्ण मानते थे। दूसरा, वो सर्वेक्षण को भी बड़ा महत्व मानते थे। सर्वे जो है, देखिए क्या होता था कि किसी भी देश पे आप अच्छी तरीके से शासन तभी कर सकते हो जब आप उसको सही ढंग से जान लो। तो इसके लिए क्या करा अंग्रेज़ों ने, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए इन्होंने बड़े बड़े सर्वेक्षण करे। गाँव में रेवेन्यू सर्वे करे इन्होंने, राजस्व सर्वेक्षण। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु और स्थानीय इतिहास में फसलों का पता लगाया जा सकता था। कि केवल ये रेवेन्यू वाला ही नहीं कर रहे हैं, ये वनस्पति जगत का सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। वहाँ का जो लोकल इतिहास है उसके बारे में भी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ किस तरह की जो फसल उपजाई जाती है, किस तरह की मिट्टी है, इस चीज़ का भी ये लोग सर्वे करते थे। और 19वीं सदी का जब आखिर आया तो आखिरी दशक में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना भी की जाने लगी कि किस समुदाय के लोग यहाँ ज़्यादा हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। ये सब तो जनगणना के जरिए ये भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ एकत्रित करते थे कि किस प्रकार का व्यवसाय ये करते हैं। इसके अतिरिक्त वानस्पतिक सर्वेक्षण, जैसे मैंने बताया, पेड़ पौधों के बारे में, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, किस प्रकार के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं, पुरातात्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन जैसे कई दूसरे सर्वे भी यहाँ किए जाते थे। फिर है कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं कि ठीक है भाई, इन्होंने जो सर्वे करे हैं, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मतलब सुरक्षित रखे हैं, इनसे हमें पता तो चलता है, लेकिन इनसे क्या पता नहीं चलता है। जैसे मैंने बताया, देखो बायसनेस हमेशा ही रहेगी। अपनी जो भी इन्होंने नीतियाँ, उसको जो भी सरकारी रिकॉर्ड्स हमें मिले होंगे, आज भी देख लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट अगर शासन करती है तो जो सरकार कभी भी उस नीति को गलत नहीं बताएगी, क्योंकि वो खुद ही उसे अप्लाई कर रही। तो सरकारी रिकॉर्ड्स जो उस समय के हैं वो भी कोई अपवाद नहीं है, वो भी उन नीतियों को हम सही बताएंगे। तो क्या होता है कि ये तो ठीक है कि संग्रहित दस्तावेजों के इस विशाल भंडार से हम तत्कालीन इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं, लेकिन फिर भी हैं तो ये सरकारी रिकॉर्ड ही। तो इनसे हम सरकारी अफसरों की जो स्वयं की सोच है, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, ये पता नहीं चल सकते। आम जनजीवन क्या सोचता था, इसका हम पता नहीं लगा सकते। तो इसके लिए अब जो इतिहासकार हैं वो दूसरे स्रोतों की तरफ उनका ध्यान गया है। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे लोगों की डायरियाँ हो गई, तीर्थ यात्रा जो लिखते थे, या यात्रियों के जो संस्मरण, वो अपने जो अनुभव लिखा करते थे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएँ, और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं। वहाँ से भी आप बता सकते हो कि भाई उस टाइम पे लोगों की क्या सोच थी, क्या किन मुद्दों पर वो ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, इन सब के बारे में। हालांकि जो स्रोत हैं ये अलग तरह के, जो डायरियाँ हैं, तीर्थ यात्राएँ, जो संस्मरण हैं, इनको थोड़ा ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। सरकारी रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएगा, लेकिन ये स्रोत ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। फिर जब छापे खाने का विकास हुआ, प्रिंटिंग मशीन्स ये पॉपुलर हुई, तब जो अखबार भी आने लगे, नेताओं सुधारकों के जो खुद के विचार वो छपवाने लगे, कवियों और उपन्यासकारों की कृतियाँ भी आने लगी। तो उससे भी काफ़ी कुछ हमें उस समय के समाज के बारे में पता चला। लेकिन देखिए, फिर भी एक बात ये है कि ये जो सभी रचनाएं हैं पढ़े लिखे व्यक्तियों की हैं, और उस समय हर आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं होता था। तो इसे जो आदिवासी हैं, जो किसान हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, खदान में काम करने वाले मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके अनुभव और राय के बारे में हम नहीं जान सकते।
यही इस चैप्टर में है। बेसिक बताया गया है कि ब्रिटिश शासन जो था वो भारत को सबसे पहले शासन करने के लिए जानना चाहता था, तो इसके लिए उसने दस्तावेज को सुरक्षित रखवाया है और बड़े बड़े सर्वेस करे हैं इस तरीके से। और इतिहास को बांटने की हमने देखा कि पहले धर्म के आधार पर बांटा उन्होंने, वो उसकी क्या समस्याएं रही हैं, प्राचीन मध्यकाल और आधुनिक काल में जो बांटा है उसकी क्या समस्याएं रही हैं, ये सब हमने यहाँ पे पढ़ा है। बेसिकली 8th क्लास की एनसीईआरटी में आप जो ब्रिटिश शासन है उस समय की टाइमलाइन पढ़ोगे तो यही सब स्टार्टिंग यही है। ठीक है, थैंक यू।